Today we will discuss about the animal cell and plant cell in details. थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हुए डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है. इसके पहले हमने सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, प्लैंक्टन्स क्या होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ है. प्लैंक्टन्स को टर्म्स किसने दिया, प्लैंक्टन्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ये सब हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया कि सेल क्या होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, या फिर यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है. ठीक है, ये सारे टर्म्स और टॉपिक क्लियर हो चुके हैं. ये सारे टर्म्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो के लिए जा सकते हैं. ठीक है, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन डिटेल्स. ठीक है, थोड़ा बहुत कंपेयर भी करेंगे यहाँ पे डिटेल्स के साथ कि स्ट्रक्चरली कैसे डिफर होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है, फंक्शनली कैसे डिफर होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, या फिर इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स का डिफरेंसेस होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, या फिर डिटेल्स अबाउट प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल. अगर प्लांट सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है. फिक्स नहीं होता कि रेक्टेंगुलर में कौन सा एंगल बनाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है. ठीक है, तो अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो पहले प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, फिर एनिमल सेल से इसका कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, ये हो गया इसका सेल वॉल. ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, ये थिकर पार्ट्स होता है. आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है थिकर होता है. ये सबसे थिक पार्ट्स होता है. अब इसको ऐसे ये जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं सेल वॉल. इसको हम बोलते हैं सेल वॉल. जस्ट सेल वॉल के बाद एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो व्यवस्थित रूप से रहता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म यहाँ से बाहर ना निकल पाए इसलिए उसको एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. ठीक है, ये होता है. इसके जस्ट बाद एक मेम्ब्रेन होता है. इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लांट सेल में कुछ पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेल पोर्स, या सेल प्लांट सेल पोर्स कह सकते हैं, या फिर प्लाज्मोडेज्मा बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये पोर्स मतलब सिंपल एक होल कह सकते हैं, छिद्र, जिसके द्वारा सेल जो है, सेल मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है. ठीक है, ऐसे होल होता है सेल में. ये इरेगुलर होता है, बिल्कुल ये नहीं कि ये जैसे रेगुलर होल है वैसे ये हो सकता है इधर 2-3 होल हो, इधर ये सिंगल होल हो, इधर ना हो. ठीक है, ये यहाँ से होल बन गया है. ठीक है, इस होल को बोलते हैं प्लाज्मोडेज्मा. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, प्लाज्मोडेज्मा. प्लाज्मोडेज्मा
या फिर इसको बोलते हैं सेल पोर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं सेल पोर, सेल पोर। सेल पोर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर न्यूक्लियस में होल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, सेल में होल है उसको बोलते हैं सेल पोर, ठीक है। इसको प्लाज्मोडेज्मा के नाम से भी जानते हैं, या प्लाज्मोडेज्मा ही मेंशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम प्लेसेस पे प्लाज्मोडेज्मा ही। अब ये जब हम सेल टू सेल जो मटेरियल्स ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन द्वारा जो सेल टू सेल मटेरियल्स ट्रांसफ़र होता है उसमें इसका वर्क होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेज्मा का। इसका हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे जब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आउटर पार्ट के बारे में, ठीक है। ये जो थिकर पार्ट है, ये मोटा सा पार्ट है, ये सेल वॉल हो गया। जस्ट इसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन जो कि पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं या फिर पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है, इसके ऑर्गेनेल्स को कवर करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है पूरे सेल के अंदर, ये जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ये पूरा खाली स्थान साइटोप्लाज्म का है, ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस देख लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो ये यूकैरियोट्स का पार्ट्स है, तो न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर पोर, ये जस्ट एक होल है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे एक बॉल है, ठीक है, गोल सा इस तरह से बॉल है, ठीक है। इस पूरे बॉल में अगर होल कर दिया जाए, ऐसे ऐसे होल बना दिया जाए, ठीक है, पूरे बॉल में चारों तरफ होल हो अगर, ठीक है, और यहाँ से कुछ एक फिल्टर्स लगा हो, ठीक है, ये ऐसा होल हो जिसमें से कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स ही अंदर जा सकें या फिर सिलेक्टिव मटेरियल्स ही बाहर जा सकें, टोटल कुछ भी इसमें से अंदर बाहर ना हो सके, ठीक है, सिलेक्टिव मटेरियल्स ही सिर्फ यहाँ से अंदर जा सके या फिर बाहर आ सके, ठीक है। तो इस टाइप के होल्स जो होते हैं सेल में भी होते हैं, ठीक है, जिससे सेल के जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के ये होल हैं, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको अगर यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है, कट किया जाए तो यहाँ से ये होल इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, ये साइड करके, ठीक है, वो होल उस तरह से है। सेम ऐसे ही न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस में भी मान लीजिए ऐसे न्यूक्लियस है, इसके में ऐसे होल है, ठीक है, इसको भी ऐसे कट करके दिखाया जा रहा है कि अंदर मटेरियल क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है, जो ये गैपिंग है, जो ये खाली स्थान है होल टाइप में जो है ये, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, जिसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर कह सकते हैं क्रोमोजोम्स, क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमोजोम्स अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन्स। ये हो गया क्रोमैटिन या फिर जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी मेंशन कर लीजिए, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के बाद इसमें भी जो ऐसे मटेरियल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल्स है, लिक्विड है साइटोप्लाज्म में जो है, वैसे इसमें न्यूक्लियस में भी होता है, ऐसे इसमें न्यूक्लियस में भी होता है। इसको ऐसे आप करें,
पूरे न्यूक्लियस में भी लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है लिक्विड मटेरियल, इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स किसका है? न्यूक्लियस का। यानी ये सारे अगर वेल डिफाइंड है ये सारे पार्ट्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इसको यहाँ मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ये टोटल न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब अदर ऑर्गेनेल्स की बात करें, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो होता है लार्ज वैक्यूल्स होता है। ठीक है, वैक्यूल्स जो होता है वो लार्ज होता है। ये एक से अधिक हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, इसकी संख्या डिपेंड करता है सेल टू सेल। ठीक है, वेरी करता है, कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जब इसका ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, वैसे ये डबल मेम्ब्रेनस ही होता है। इसको क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी संख्या 1 से अधिक हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, 1 से अधिक हो सकती है इसमें। सेम ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसकी भी संख्या 1 से अधिक हो सकती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी डिपेंड करता है सेल पे, ये भी सेल टू सेल वेरी कर सकता है। इसकी भी संख्या जो है वो 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एक ही होगा। ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट सेल होते हैं वो ग्रीन होते हैं, या फिर प्लास्टिड कर सकते हैं इसको। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के कलर्स जो हैं वो डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, डिसाइड होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका भी अपना एक रोल है फूड फार्मेशन के टाइम। ठीक है, ये ऑटोट्राफ का मेन मैकेनिज्म कर सकते हैं, मेन मशीनरी कर सकते हैं। ऑटोट्राफ जितने भी होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी का। ठीक है, गोल्गी बॉडी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, गोल्गी बॉडी के आसपास जो है वेसिकल्स भी होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं। इसको हम ऐसे बना दें, ये जो वेसिकल्स। ठीक है, देखिए ये पार्ट्स क्या हो गया, ये पार्ट्स गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी अपार्टस भी बोलते हैं, अपार्टस इसको बोल सकते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपार्टस। ठीक है, इसी के जस्ट पास जो है ये राउंड शेप में, स्मॉल राउंड शेप, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, इसको हम वेसिकल्स। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हमने नाम मेंशन नहीं किया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि न्यूक्लियस से सेल वॉल तक बिखरा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक। सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियस से कनेक्ट किया होता है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से जोड़े रखता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका।
ये कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर इस पर राइबोसोम्स के ग्रेन्स लगे हुए हैं, अगर इस पर कुछ ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे दाने लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रेन्स जिसको बोलते हैं इसे, अगर इस तरह से ग्रेन्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर प्लेन होता है, जिस पे दाने नहीं लगे होते हैं, जो राइबोसोम्स के ग्रेन नहीं लगे होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो रफ, अगर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं तो स्मूथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ ये हो गया राइबोसोम्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, तो ये है राइबोसोम्स लगा हुआ है यहाँ पे, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो दाने लगे हुए हैं वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। कुछ फ्रीली भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए हैं ग्रेन्स राइबोसोम्स के, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अगर प्लेन है जिस पे राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ है, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए कुछ फ्री भी होते हैं, अब यहाँ पर कुछ फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं इस तरह से कुछ, इसको भी हम राइबोसोम्स ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, पिरोक्सिसोम, ठीक है, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए लाइसोसोम, इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। पिरोक्सिसोम होता है इसमें, पिरोक्सिसोम भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, पिरोक्सिसोम भी लगभग लाइसोसोम की तरह स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, ठीक है। ये हम डिटेल बात करेंगे जब ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, पिरोक्सिसोम, पिरोक्सिसोम्स, ठीक है। पिरोक्सिसोम होगा, लाइसोसोम हो गया, इसमें कुछ माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्केलेटन्स भी होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स जो है प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सेंट्रियोल्स का, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास होते हैं। ये हम अभी एनिमल सेल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल्स कुछ होते हैं, ठीक है, उसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं माइक्रोट्यूबुल्स को, ठीक है। ऐसे ये सेल में बिखरे होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। इसके अलावा स्केलेटन भी होते हैं इसमें। स्केलेटन की बात करें तो जो ये सेल को एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर रिगिडिटी कह सकते हैं, ठीक है, यानी सेल को बिल्कुल प्रेस नहीं होने देता है। जैसे बिल्कुल ये जो साइटोप्लाज्म है, ये एक गुब्बारे की तरह समझिए, एक गुब्बारा है, उसमें हमने एक लिक्विड डाल दिया है, फिर पानी से भर दिया है गुब्बारे को। तो गुब्बारे को अगर हाथ में रखेंगे तो क्या होगा, जिधर लोड पड़ेगा उधर पानी का वो नीचे हो जाएगा और हमारा हाथ ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिधर लोड पड़ेगा, ठीक है, पानी का, वो नीचे की तरफ पूरा हिस्सा हो जाएगा, हमारा हाथ जो है वो ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, सेम ऐसे भी होता है, इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होता है, सेम गुब्बारे की तरह ऐसे दबता भी है, ठीक है, प्रेस भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेस ना हो, बहुत ज़्यादा दबे ना, इसके लिए स्केलेटन्स होते हैं जो इसको थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, स्केलेटन्स पूरा है, इस तरह से पूरा स्केलेटन होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकार के सेल में होते हैं, प्लांट सेल में भी या एनिमल सेल में भी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। अब ये रहा ऑल अबाउट
प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। ये वैक्यूल्स का जो रोल होता है प्लांट सेल में होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ये वाटर और फूड स्टोरेज के काम में आता है। ये भी एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन उसमें इसका रोल कम होता है, ठीक है। और ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर जितना बड़ा ये होगा, वैक्यूल्स का साइज जितना बड़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वैक्यूल्स क्या करता है, एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। ये हो गया टोटल प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो डिफरेंसेस होगा स्ट्रक्चर के बेस पे ही होगा, यानी यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है एनिमल सेल में क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो एनिमल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एनिमल सेल का, ठीक है। तो एनिमल सेल स्ट्रक्चरली डिफरेंस है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, और एनिमल सेल की बात करें तो क्या होता है, स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। बिल्कुल ये मत सोचिए कि बिल्कुल गोल होगा, गोल सा, ठीक है, बिल्कुल गोल सा नहीं होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। आप चाहे जैसे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल वाल है, यहाँ पे सेल वाल नहीं होगा, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेम इसके अंदर भी एक लिक्विड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटल। ये लिक्विड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेम प्लांट सेल की तरह इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, या फिर कह सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस होता है, तो सेम न्यूक्लियस भी यहाँ बना लीजिए। सेम चीज़ इसमें भी क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया, इसमें जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये जो पार्ट है न्यूक्लियोपोर, ठीक है। और कुछ इसमें क्रोमेटिन्स बचा हुआ है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, या फिर कह सकते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं क्रोमेटिन्स, ठीक है। तो ये सभी मिलके क्या बना लिए, न्यूक्लियस, ठीक है। ये पार्ट हो गया न्यूक्लियस का। सेम ये सिमिलरिटी है, ठीक है। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेम इसका भी वही काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्लांट सेल में काम है। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। स्केलेटन इसमें भी होते हैं, स्केलेटन हो गया, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें स्मॉल होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स। अगर इस वैक्यूल्स की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी। सेम जैसे इसमें होता है गोल्गी बॉडी इसमें भी होता है। ये है गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, यह है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपार्टस, ठीक है। इसके पास ये जो है वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जैसे उसमें होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेम इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये भी मेम्ब्रेन तक टच करता है, ठीक है।
अब देखिए ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसमें भी राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो क्या होगा, ये रफ। राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं तो क्या होगा, स्मूथ, यानी हो गया रफ। ठीक है, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद स्केलेटन तो ऐसे ही होते हैं, ये भी ऐसे ही होता है। अब देखिए डिफरेंसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स है, यहाँ भी माइक्रोट्यूबुल्स है, लेकिन इसमें जो होता है वो एनिमल सेल में जब डिवीजन का टाइम आता है तो उसमें स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होता है वो सेंट्रियोल से होता है। तो सेंट्रियोल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये न्यूक्लियस के आसपास ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है। ठीक है, तब देखिए डिफरेंसेस, अगर सिमिलरिटी की बात करें तो लगभग ऑर्गेनेल्स सेम ही है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या निकल के आते हैं इसमें से, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है, एनिमल सेल स्फेरिकल, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनेल्स की बात करें, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है सेंट्रियोल, एब्सेंट है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स में सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है, सॉरी ये भी एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल्स, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, ये इधर प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। आप इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल। ठीक है, तो ये रहे डिफरेंसेस। ठीक है, सिमिलरिटीज़ क्या है, सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है।